टाइटल को देखते हैं सबसे पहले। नेपाल इन टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल। तो वर्तमान में क्या है कि नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। इसी के संबंध में हम इस एडिटोरियल में चर्चा करेंगे। इसी के लिए कहा गया है कि नेपाल इन टर्मोइल, कि भाई नेपाल जो है वो बहुत ही उथल पुथल की हालत में है। केपी ओली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं ये। पुट हिज ग्रीड फॉर पावर ओवर द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। कि भाई नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रखा, क्या रखा? हिज ग्रीड फॉर पावर। ग्रीड फॉर पावर का मतलब है सत्ता का लालच। कि भाई मिस्टर ओली जो हैं उन्होंने सत्ता के लालच को ऊपर रखा है। किसके ऊपर? द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। कि भाई इंटरेस्ट का मतलब है हित। कि भाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और राजनीतिक स्थिरता। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब है राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक स्थायित्व और डेमोक्रेसी के बजाय मिस्टर ओली ने सत्ता के लिए अपने लालच को प्राथमिकता दी है। यानी कि सत्ता का लालच वे जो है मिस्टर ओली नहीं छोड़ पा रहे हैं, भले ही डेमोक्रेसी का नुकसान हो जाए, भले ही देश में राजनीतिक अस्थिरता छा जाए। नेपाल प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओलीस रिकमेंडेशन। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली हैं इन्होंने सिफारिश की है। किस चीज़ की? टू डिसॉल्व पार्लियामेंट, संसद को डिसॉल्व करने की। डिसॉल्व का मतलब है समाप्त करना। कि भाई नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओली ने एक रिकमेंडेशन दी है, एक सिफारिश की है कि वर्तमान जो पार्लियामेंट है उसे डिसॉल्व कर दिया जाए और फिर से चुनाव कराए जाए। विच हैज़ बीन ड्यूली अप्रूव्ड बाय। अब और ये जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने जो सिफारिश की है ना, ड्यूली, ड्यूली मतलब अप्रोप्रिएटली, इसको मतलब अप्रूव भी कर दिया गया है, सहमति दे दी गई है। किसके द्वारा? बाय प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी। कि नेपाल की जो प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी, उन्होंने क्या किया है? नेपाल के प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन को अप्रूव कर दिया, सहमति दे दी। तो अब इस रिकमेंडेशन ने क्या किया है? हैज़ पुश्ड द यंग डेमोक्रेसी। इस रिकमेंडेशन ने नेपाल के लिए कहा गया है ना, नेपाल एक नया लोकतंत्र है इसलिए उसे यंग डेमोक्रेसी कहा गया है। कि मिस्टर ओली की इस रिकमेंडेशन ने क्या किया है? नेपाल को धकेल दिया है। नेपाल जो कि एक नया लोकतंत्र है इसे धकेल दिया है इनटू एन अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का मतलब है संवैधानिक संकट। एंड पॉलिटिकल टर्मोइल का मतलब है राजनीतिक उथल पुथल। कि भाई इस रिकमेंडेशन के चलते क्या हुआ है? नेपाल को धकेल दिया गया है। नेपाल जो है एक अभूतपूर्व संवैधानिक संकट और राजनीतिक उथल पुथल में चला गया है। मिस्टर ओली, अब देखो मिस्टर ओली के बारे में हमें थोड़ी सी एडिशनल जानकारी दी जा रही है। हुज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। ये मिस्टर ओली की पार्टी का नाम है एनसीपी, है ना, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। विद अ नियर 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। मिस्टर ओली की पार्टी के लिए कहा जा रहा है, उनकी पार्टी का नाम है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और इसे लगभग 2/3 बहुमत प्राप्त है संसद में। मेजोरिटी यानी बहुमत। अब यहां पे आओ सीधे। मिस्टर ओली टुक द ड्रास्टिक स्टेप। ड्रास्टिक स्टेप का मतलब है बड़ा ही जबरदस्त कदम। यानी कि ये जो रिकमेंडेशन की बात कही कही है ना मिस्टर ओली ने, ये एक बहुत ही जबरदस्त कदम है। टुक द ड्रास्टिक एज ही केम अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर। इंक्रीजिंग प्रेशर यानी बढ़ता हुआ दबाव। तो मिस्टर ओली ने ये कदम उठाया, क्यों? क्योंकि वे आ गए, है ना, कि भाई उनके ऊपर एक दबाव बढ़ता जा रहा था फ्रॉम हिज ऑन पार्टी। उनकी खुद की पार्टी से उनके ऊपर एक दबाव बढ़ता जा रहा था। क्या दबाव था उनकी पार्टी का मिस्टर ओली के ऊपर? टू विड्रॉ एन ऑर्डिनेंस हिज गवर्नमेंट इशूड लास्ट वीक। मिस्टर ओली की पार्टी का दबाव था मिस्टर ओली के ऊपर कि मिस्टर ओली वापस लें। किस चीज को वापस लें? एन ऑर्डिनेंस का मतलब है एक अध्यादेश। हिज गवर्नमेंट इशूड लास्ट वीक। मिस्टर ओली की सरकार ने पिछले सप्ताह एक अध्यादेश जारी किया था। उस अध्यादेश को वापस लेने का दबाव मिस्टर ओली के ऊपर था। बोथ द ऑपोजिशन एंड अदर लीडर्स। कि भाई अपोजिशन के लीडर भी, विपक्ष के नेता भी, है ना, एंड अदर लीडर्स, इसके अलावा अन्य नेता विद इन द रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी यानी सत्तारूढ़ पार्टी, जो पार्टी सत्ता में है। तो यानी कि इनकी खुद की पार्टी और विपक्ष की पार्टी के कुछ जो लोग थे उनका कहना था, उनका आरोप था, अलिज्ड का मतलब है आरोप लगाना, दैट द ऑर्डिनेंस टू अमेंड। कि भाई ये जो अध्यादेश, कि भाई ये जो अध्यादेश मिस्टर ओली की गवर्नमेंट ने जारी किया है, टू अमेंड का मतलब है संशोधित करने के लिए, है ना, द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्ट। कि भाई नेपाल में कानून है संवैधानिक काउंसिल एक्ट, है ना, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्ट को संशोधित करने के लिए जो ऑर्डिनेंस लाया गया है, उस ऑर्डिनेंस के संबंध में विपक्ष के, इसके अलावा उनकी खुद की पार्टी के कुछ नेताओं का कहना था कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये महत्व को कम करेगा, वुड अंडरमाइन। अंडरमाइन यानी
महत्व कम करना, कि ये जो एक तरीके से कानून है ये महत्व को कम करेगा। किसके महत्व को कम करेगा? अंडरमाइन द चेक्स एंड बैलेंस इन द सिस्टम, कि भाई कोई भी सिस्टम होता है, कोई भी तंत्र होता है, उसमें क्या है, संतुलन बनाए रखने के लिए। चेक का मतलब क्या होता है? चेक का मतलब होता है रोकना, कि भाई कोई मतलब कोई तानाशाह न हो जाए, उसके लिए क्या किया जाता है, सिस्टम को मेंटेन किया जाता है, उसमें पावर को कंट्रोल करने के लिए पूरा सिस्टम बनाया जाता है। तो चेक एंड बैलेंस का मतलब यही होता है, एक तरीके से संतुलन की जो प्रोसेस होती है ना पूरी। तो कई लोगों को ऐसा मानना था, खास करके विपक्ष के कुछ नेताओं का और उनकी पार्टी के कुछ नेताओं का ऐसा मानना था कि भाई मिस्टर ओली ये जो ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, ये ऑर्डिनेंस क्या करेगा, सिस्टम के संतुलन को खराब करेगा, है ना, उसके महत्व को कम करेगा। एंड एम्पावर, एम्पावर का मतलब है मजबूत बना देना, ताकतवर बना देना। और ये क्या करेगा, ये जो ऑर्डिनेंस है ताकतवर बना देगा किसे, प्राइम मिनिस्टर को, इन मेकिंग क्रूशियल अपॉइंटमेंट्स। क्रूशियल का मतलब है महत्वपूर्ण, अपॉइंटमेंट्स यानी नियुक्तियां, कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो नियुक्तियां की जाती हैं, है ना, जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां की जाती हैं, उनमें प्राइम मिनिस्टर की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मिस्टर ओली हैड रिपोर्टेडली एग्रीड टू विड्रॉ द ऑर्डिनेंस। इस प्रकार की रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई थी, ऐसा हमें रिपोर्ट मिला था कि मिस्टर ओली जो है एग्री टू मतलब सहमत हो जाना, विड्रॉ यानी वापस लेना, द ऑर्डिनेंस, कि इस प्रकार की रिपोर्ट आई थी, ऐसा पता हमें चला था कि मिस्टर ओली इस ऑर्डिनेंस को वापस लेने पे सहमत हो गए थे। एक पार्टी की मीटिंग हुई थी ना, पार्टी मीटिंग, उस मीटिंग में मिस्टर ओली सहमत हो गए थे कि हाँ भाई इस ऑर्डिनेंस को हम वापस ले लेंगे। बट ऑन संडे, लेकिन रविवार को क्या हुआ, हिज कैबिनेट मेड द अनएक्सपेक्टेड मूव, कि भाई मिस्टर ओली का जो मंत्रिमंडल है उसने बहुत ही अप्रत्याशित कदम उठाया। अनएक्सपेक्टेड यानी अप्रत्याशित, जिसकी आपने उम्मीद ना की हो, मूव यानी कदम। तो मिस्टर ओली ने एक बहुत ही जबरदस्त कदम उठाया, बहुत ही अप्रत्याशित कदम उठाया, टू रिकमेंड, और उन्होंने सिफारिश की, मिस्टर ओली और उनके मंत्रिमंडल ने सिफारिश की, अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। डिसोल्यूशन का मतलब है समाप्त कर देना, घोल देना, कि उन्होंने सिफारिश की कि जो वर्तमान संसद है उस संसद को ही समाप्त कर दिया जाए और चुनाव आयोजित कराए जाए। इलेक्शंस विल नाउ बी हेल्ड इन अप्रैल में 2021। अब नेपाल में अप्रैल मई 2020-21 में चुनाव आयोजित होंगे। हेल्ड आयोजित कराना। अ ईयर अहेड ऑफ शेड्यूल। अहेड ऑफ का मतलब है के पहले, शेड्यूल का मतलब है निर्धारित समय, यानी कि अब नेपाल में निर्धारित समय से एक वर्ष पूर्व चुनाव होंगे। अगर वर्तमान में इस संसद को वे डिसॉल्व नहीं करते ना तो 2022 में चुनाव होते, तो अब एक साल पहले ही जो है चुनाव होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, कि भाई जो संविधान के विशेषज्ञ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैव चैलेंज्ड द लीगलिटी ऑफ मिस्टर ओलीज डिसीजन। तो संविधान के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने चुनौती दी है। लीगलिटी मतलब कोई चीज कानूनी रूप से ठीक है या नहीं है ना, उसको बोलते हैं लीगलिटी, मतलब वैध होना, कानूनी रूप से वैध होना, ऑफ मिस्टर ओलीज डिसीजन, कि मिस्टर ओली का जो डिसीजन है उसकी वो कानूनी रूप से ठीक है या नहीं है, इस बात को चुनौती दी है कई संविधान विशेषज्ञों ने। यानी कि कई संविधान एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिस्टर ओली ने जो कदम उठाया है यह कानूनी रूप से ठीक नहीं है। क्यों? नेपाल्स 2015 कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई नेपाल का 2015 का जो संविधान है वह इस बात की अनुमति देता है, द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस, कि भाई ठीक है कि जो हाउस है, जो संसद है, पार्लियामेंट हाउस है, इसको समाप्त किया जा सकता है। कब? बिफोर इट्स 5 ईयर टर्म, कि भाई 5 साल की अवधि, टर्म का मतलब है अवधि, कि 5 साल की अवधि से पहले संसद को समाप्त किया जा सकता है, सिर्फ तब। कब? ओनली इफ देयर इज अ हंग असेंबली, जब जब संसद में हंग असेंबली हो। हंग असेंबली का मतलब होता है किसी को भी बहुमत प्राप्त न होना। एंड नो पार्टी मैनेजेस टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, कि भाई कोई भी पार्टी ऐसा प्रबंध नहीं कर पा रही कि वह सरकार बना सके, कि भाई कोई भी पार्टी जो है सरकार नहीं बना पा रही, किसी को भी बहुमत नहीं है, हंग असेंबली है, तो सिर्फ ऐसी स्थिति में ही पुनः चुनाव कराए जा सकते हैं। सिंस द प्रेसिडेंट हैज क्लियर्ड हिज रिकमेंडेशन। अब चूंकि हुआ क्या है भाई, प्राइम मिनिस्टर की जो रिकमेंडेशन है, उस रिकमेंडेशन को, उस सिफारिश को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। द इशू विल नाउ बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो अब ये मुद्दा जो है वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हल किया जाएगा कि भाई मिस्टर ओली ने जो कदम उठाया है वह सही है या नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट देखेगी अब इस कदम को। When Mr. Oli's Communist Party of Nepal,
कि भाई जब मिस्टर ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, उनकी यूएमएल है, एंड इट्स अलायंस पार्टनर का मतलब है सहयोगी पार्टनर, है ना, केम टू पावर इन 2017 विथ अ ह्यूज मेजोरिटी। ह्यूज का मतलब है विशाल, मेजोरिटी का मतलब है बहुमत। कि जब 2017 में मिस्टर ओली की पार्टी और उनके सहयोगी दल 2017 में जब सत्ता में आए, मैनी हॉप्ड, तो उस दौरान कई लोगों ने ये उम्मीद की दैट इट वुड बी अ न्यू बिगनिंग, कि नेपाल में एक नई शुरुआत देखने को मिलेगी। दैट इट वुड बी अ न्यू बिगनिंग का मतलब है कि भाई एक नई शुरुआत होगी, कई लोगों को ऐसा लगा। नेपाल वाज इन अ पेनफुल ट्रांजिशन का मतलब होता है संक्रमण काल, परिवर्तन का काल जो होता है ना, बदलाव का जो काल होता है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड। तो पेनफुल का मतलब है कि भाई नेपाल जो है एक दर्द भरे परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था, फ्रॉम अ मोनार्की टू अ रिपब्लिकन डेमोक्रेसी। भाई नेपाल में अब तक क्या थी, मोनार्की थी, नेपाल में अब तक राजतंत्र था। तो नेपाल राजतंत्र से परिवर्तित होकर धीरे धीरे रिपब्लिकन, है ना, गणतंत्र में परिवर्तित हो रहा था, डेमोक्रेसी में परिवर्तित हो रहा था। मतलब बहुत ही नाजुक समय था ये। इन लेस देन अ ईयर, एक साल से भी कम समय में, द सीपीएन, यूएमएल एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माउट्स सेंटर, एक साल से भी कम समय में हमें क्या देखने को मिला कि सीपीएन, यूएमएल, है ना, इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है ना, इसके लिए कहा जा रहा है लेड बाय, जिसका कि प्रतिनिधित्व किया जा रहा था किसके द्वारा, फॉर्मर का मतलब है पूर्व प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल। कि भाई ये जो माओइस्ट सेंटर पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, जिसका कि प्रतिनिधित्व किया जा रहा था प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल के द्वारा, इसके अलावा सीपीएन और यूएमएल, ये सब मिल गई, मर्ज का मतलब है मिल जाना, टू फॉर्म द कंट्रीज लार्जेस्ट कम्युनिस्ट फोर्स, देश की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी, द एनसीपी, है ना। कि भाई ये जब सारी पार्टीज मिल गई ना, तो एनसीपी का निर्माण हुआ, है ना। कि भाई ये कम्युनिस्ट फोर्स का मतलब है ताकत यहाँ पे, कि भाई ये सारी की सारी समाजवादी पार्टी थी, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो ये जब सारी पार्टी मिल गई, है ना, तो इनके मर्जर से क्या हुआ, एक मतलब बहुत ही जबरदस्त कम्युनिस्ट फोर्स निर्मित हुई एनसीपी के रूप में। इट वॉज अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी, इट वॉज अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी फॉर द एनसीपी, एनसीपी के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर था, एनसीपी के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर था, खास करके मिस्टर ओली के लिए। क्या ऐतिहासिक अवसर था, और खास करके मिस्टर ओली टू, देखो यहाँ पे ये ईडीएम है, ध्यान रखना इसका, स्टीयर आउट ऑफ, स्टीयर आउट ऑफ का मतलब होता है दूर रहना, स्टीयर आउट ऑफ, है ना, या फिर स्टीयर क्लियर ऑफ, है ना, इसका मतलब होता है दूर रहना, किसी चीज से बच के रहना। तो ये एक ऐतिहासिक अवसर था, और खासकर मिस्टर ओली के लिए एक ऐतिहासिक अवसर था कि मिस्टर ओली दूर रहे, मिस्टर ओली बच के रहे, किस चीज से, द फ्लैजलिंग। फ्लैजलिंग का मतलब होता है कि भाई कोई भी चीज जो बहुत ही नई होती है ना, अनुभवहीन हो, बहुत ही नई हो कोई चीज, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैजलिंग। फ्लैजलिंग डेमोक्रेसी, तो नेपाल की डेमोक्रेसी के लिए कहा गया है, नेपाल के लिए लोकतंत्र के लिए कहा गया है, नेपाल का लोकतंत्र जो कि बहुत ही अनुभवहीन था। तो स्टीयर आउट ऑफ इट्स मैनी क्राइसिस, तो कई जो संकट हो सकते थे उन संकटों से दूर रहे। मतलब मिस्टर ओली को एक बहुत ही ऐतिहासिक अवसर प्राप्त हुआ था कि मिस्टर ओली जो है नेपाल को, जो कि एक बहुत ही नया लोकतंत्र था, जो बहुत ही इमेच्योर लोकतंत्र था, इसको बचा के रखते कई संकटों से। बट द मर्जर, लेकिन ये जो विलय हुआ, कि ये जो बड़ी बड़ी पार्टीज थी नेपाल में, इनका जो विलय हुआ, डिड नॉट डिजोल्व, डिजोल्व का मतलब है हल करना, है ना, समाप्त करना, द फंडामेंटल डिफरेंस का मतलब है आधारभूत वैचारिक मतभेद, यानी कि फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द एनसीपी टू फैक्शन, एनसीपी के जो दो दल थे, फैक्शन का मतलब है दल, गुट, कि भाई एनसीपी के जो दो गुट थे, उनके बीच में जो आधारभूत विचारों का जो अंतर था वह समाप्त नहीं हो सका, है ना। कि भाई एक वैचारिक मतभेद बना रहा एनसीपी के भीतर। आगे देखते हैं कि मिस्टर ओलीज ऑथोरिटेरियन इम्पल्स, इम्पल्स का मतलब होता है आवेग, कि भाई अचानक से आप कोई डिसीजन ले लेते हो ना, आपके मन में कुछ आया और अचानक से कोई डिसीजन ले लिया आपने, तो उसको क्या कहेंगे, इम्पल्स। ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेरियन का मतलब है अधिकारवादी, कि भाई जब आप अपना पूरा की पूरा अधिकार दिखाते हो, है ना, एक तरीके से तानाशाही जब व्यवहार करते हो आप। तो मिस्टर ओली जो है टाइम टू टाइम ऐसे डिसीजन लेते रहे, अपने अधिकार को दिखाते रहे पूरी तरीके से, है ना। तो मिस्टर ओलीज ऑथोरिटेरियन इम्पल्सेस एंड रिफ्यूजल टू शेयर पावर, इसके अलावा
मिस्टर ओली ने जो है इनकार कर दिया कि मैं सत्ता को शेयर नहीं करूंगा, है ना, कि मैं साझा नहीं करूंगा पावर को विथ द माओइस्ट फैक्शन, कि भाई एक माओवादी दल के साथ, फैक्शन का मतलब है दल, गुट, कि भाई जब माओइस्ट फैक्शन के साथ में मिस्टर ओली ने इनकार कर दिया कि भाई हम आपके साथ पावर शेयर नहीं करेंगे और मिस्टर ओली ने अधिकारवादी रवैया दिखाया, तो इसके चलते क्या हुआ, मामला और बिगड़ता चला गया, मेड मैटर्स वर्स, कि भाई ये जो मामले थे ये पूरे की पूरे है ना, राजनीतिक हालात जो है वे और भी, वर्स का मतलब है बद से बदतर हो जाना, तो मामले जो है और भी ज्यादा खराब होते चले गए। इन रिसेंट मंथ्स, अभी हाल ही के महीनों में हमने क्या देखा, देयर वर कॉल्स फ्रॉम विद इन द एनसीपी, एनसीपी के भीतर से इस बात की मांगे की गई हैं, देयर वर कॉल्स है ना, इस बात की मांगे उठी एनसीपी के भीतर से फॉर मिस्टर ओली टू स्टेप डाउन, कि भाई इस तरह की बातें देखने को मिली कि मिस्टर ओली जो है वे नीचे उतरे। स्टेप डाउन का मतलब है नीचे उतरना, नीचे उतरने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि मिस्टर ओली अपने पद से नीचे आए, इस तरह की मांग एनसीपी के भीतर मिस्टर ओली से की गई। When the party asked him to withdraw the amendment, कि जब मिस्टर ओली की पार्टी ने उनसे संशोधन को वापस लेने को कहा, जब उनसे ऑर्डिनेंस वापस लेने को कहा गया, उस समय ये बिल्कुल स्पष्ट था, इट वॉज क्लियर दैट ही हैड लॉस्ट इंटरनल सपोर्ट, कि मिस्टर ओली पार्टी के भीतर आंतरिक सपोर्ट खो चुके थे। बट लेकिन इंस्टीड ऑफ फॉलोइंग द पार्टी लाइन, लेकिन पार्टी लाइन को फॉलो करने की बजाय, यानी कि मिस्टर ओली अपनी पार्टी का अनुसरण करते, तो ये पार्टी का अनुसरण करने की बजाय मिस्टर ओली डिसाइडेड, मिस्टर ओली ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया मिस्टर ओली ने, टू सिंक हिज गवर्नमेंट, सिंक का मतलब है डुबोना, भाई मिस्टर ओली अपनी पार्टी की सुनते, इसके बजाय मिस्टर ओली ने क्या किया, सरकार को ही डुबो दिया। आगे देखते हैं कि भाई गिवन द सीरियसनेस ऑफ द क्राइसिस, गिवन द सीरियसनेस ऑफ द क्राइसिस, कि भाई ये जो संकट है नेपाल में इस समय, इस संकट की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, गिवन का मतलब है देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, कि भाई नेपाल में वर्तमान में जो संकट है, इस संकट को ध्यान में रखते हुए अ स्प्लिट कैन नॉट बी रूल्ड आउट, स्प्लिट का मतलब है विभाजन, कैन नॉट बी रूल्ड आउट, तो रूल आउट का मतलब है खारिज करना, इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता कि वर्तमान में जो गंभीरता नेपाल में बनी हुई है उसके चलते मिस्टर ओली की जो पार्टी है इसमें विभाजन होगा, स्प्लिट का मतलब है टूट जाना, विभाजित हो जाना, तो ये विभाजन हमें देखने को मिलेगा। एंड इफ दैट हैपन्स, और अगर ऐसा होता है, यानी कि वर्तमान में ये जो एनसीपी है इसमें अगर विभाजन होता है, नेपाल वुड बी पुश्ड बैक, नेपाल पीछे धकेल दिया जाएगा टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, यानी कि नेपाल में एक बार फिर से राजनीतिक अस्थिरता आ जाएगी, नेपाल एक बार फिर से राजनीतिक अस्थिरता के दौर में चला जाएगा। एट अ टाइम, और एक ऐसे समय पे ऑफ मल्टीपल चैलेंजेस, जबकि नेपाल के सामने कई सारी चुनौतियां हैं, मल्टीपल चैलेंजेस मतलब विविध चुनौतियां हैं नेपाल के सामने, क्या क्या है नेपाल के सामने विविध चुनौतियां, फ्रॉम, भाई एक नहीं, फ्रॉम मतलब यहां से लेके यहां तक, फ्रॉम मतलब यहां से लेके और टू यहां तक, अ स्लोइंग इकोनॉमी, कि भाई नेपाल में जो अर्थव्यवस्था है वो धीमी पड़ती जा रही है, स्लोइंग इकोनॉमी, टू द कोरोना वायरस क्राइसिस, कोरोना वायरस क्राइसिस का संकट भी नेपाल में बना हुआ है, तो ये डिटेल कह रहा है कि भाई नेपाल कई चुनौतियों से जूझ रहा है इस समय, एक धीमी पड़ती हुई अर्थव्यवस्था से लेकर कोरोना वायरस संकट तक नेपाल में कई चुनौतियां वर्तमान में मौजूद हैं, और ऐसे समय पे अगर ये जो पार्टी है उसमें अगर विभाजन होता है तो नेपाल और भी पीछे चला जाएगा। मिस्टर ओली कुड हैव गॉन इन हिस्ट्री एज अ स्टेट्समैन, अब देखो एडिटोरियल क्या कहता है, कुड हैव गॉन मतलब ऐसा हो सकता था, कुड हैव के साथ में जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो उसका मतलब है कि ऐसा हो सकता था कि मिस्टर ओली इतिहास में एक अच्छे राजनेता के रूप में, स्टेट्समैन का मतलब होता है राजनेता, कि मिस्टर ओली चाहते तो एक अच्छे राजनेता के रूप में इतिहास में जा सकते थे, यानी कि इतिहास उन्हें एक अच्छे राजनेता के रूप में याद रख सकता था, है ना, कि मिस्टर ओली कुछ ऐसा कर सकते थे कि उन्हें एक अच्छे राजनेता के रूप में याद रखा जाता। इंस्टीड, इसके बजाय हुआ क्या, ही हैज कट अ सॉरी फिगर, है ना, कि भाई इंस्टीड है ना, बजाय इसके हुआ क्या, ही हैज कट अ सॉरी फिगर। देखो सॉरी फिगर का मतलब क्या होता है, कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है कि एक एक तरीके से नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करना, है ना, एक तरीके से अपने आप को नेगेटिव रूप में रिप्रेजेंट करना, यानी कि गलत छाप छोड़ना, कि मिस्टर ओली जो है बहुत ही अच्छी छाप छोड़ सकते थे, उन्हें एक राजनेता के रूप में इतिहास में याद रखा जाता, ऐसा वे कुछ कर सकते थे, लेकिन बजाय इसके हुआ क्या, ही हैज कट अ सॉरी फिगर एज प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मिस्टर ओली ने प्राइम मिनिस्टर के रूप में गलत छाप छोड़ी।
एंड हिज ऑब्सेशन विथ पावर, और सत्ता को लेकर उनका जो जुनून है, सत्ता को लेकर उनका जो पागलपन है, रिस्क्स, उससे खतरा बढ़ जाता है ना, खतरा बढ़ गया है। अनरेवलिंग द पार्टी ही को फाउंडेड, कि जिस पार्टी की उन्होंने सह स्थापना की, को फाउंडेड। को फाउंडर का मतलब क्या होता है? को फाउंडर का मतलब होता है दो लोग हैं जिन्होंने किसी चीज की स्थापना की है ना। फाउंडर मतलब स्थापना करने वाला, को फाउंडेड का मतलब है जिस पार्टी की उन्होंने स्थापना की है ना, कि भाई ये संयुक्त रूप से जिस पार्टी की उन्होंने स्थापना की वह पार्टी समाप्त हो सकती है, इस बात का खतरा मिस्टर ओली ने बढ़ा दिया। अनरेवल का मतलब होता है कि अब तक जो आपने प्रोग्रेस की है उस प्रोग्रेस का समाप्त हो जाना, उसको बोलते हैं अनरेवलिंग। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई उनका जो जुनून है ना सत्ता को पाने को लेकर, तो वह जो जुनून है वह उनकी खुद की पार्टी को समाप्त कर सकता है।